नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं स्वाति रायना। 31 जुलाई नजदीक है, यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख। आप सभी तैयारियों में जुटे होंगे और अगर नहीं है तो तैयारी अभी से शुरू कर लीजिए ताकि लास्ट मोमेंट पर किसी भी आपाधापी से बचा जा सके। और मनी गुरु के आज के स्पेशल एडिशन में हम आपको बताएंगे आईटीआर फाइल करने का सही तरीका और इसके फायदे और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में है बजाज कैपिटल से सुशील जैन। सुशील जी, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु में। सबसे पहले आईटीआर रिटर्न के फाइल की जब बात होती है सुशील, सबके मन में डर आ जाता है। अब भाई भारी भरकम डॉक्यूमेंट्स भरने हैं, डिक्लेयर करना है अपनी इनकम। आखिरकार आईटीआर भरने से लोग डरते क्यों? क्या वाकई डरने की बात है? नहीं, एक्चुअली आईटीआर का ऐसा कुछ नहीं है कि डरने की बात है। ये तो एक अपने आप को असेसमेंट करने का एक अच्छा जरिया है आपको। तो आईटीआर से बिल्कुल ना घबराएं और आपके जितने भी रिटर्न्स के हैं आप अपने स्लैब चेक कीजिए, आपको टैक्स रिटर्न में आपको आते हैं कि नहीं। अगर आते हैं तो आप जरूर उसको फाइल कीजिए। सुशील, सबसे बेसिक मैं आपसे जानूंगी, आईटीआर रिटर्न किन्हें फाइल करना चाहिए? आईटीआर रिटर्न्स आपकी अगर टैक्सेबल इनकम्स जो 2.5 लाख से ऊपर हो या अगर आप 60 साल से ऊपर हो तो आपको 3 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। और अगर सुपर सीनियर सिटीजन जिसे कहते हैं 80 साल से ऊपर की हो तो 5 लाख रुपए तक की आपको छूट मिलती है आईटीआर रिटर्न फाइल करने से। और उसके अलावा जितने भी लोग हैं उनको अपने आईटीआर रिटर्न्स फाइल करनी चाहिए हर साल। ऑलराइट, तो इनकम टैक्स रिटर्न किन्हें फाइल करना चाहिए हमने जान लिया, लेकिन आखिरकार आईटीआर फाइल करना जरूरी क्यों है? सुशील, कई लोग कहते हैं मैं आईटीआर फाइल क्यों करूं? वेल, आईटीआर फाइल हमें इसलिए नहीं करनी चाहिए कि हमें आयकर विभाग ने हमें बोला है कि आईटीआर फाइल कीजिए। आईटीआर फाइल करने के हमारे बहुत से फ़ायदे हैं। आईटीआर अगर आप फाइल करते हैं तो आप अगर आपको कोई रिफंड क्लेम करना है तो आपको आईटीआर के फाइल करने के थ्रू ही आपको मिलेगा। कहीं से आपका टीडीएस हो गया है और आप उसके टैक्स लायबिलिटीज़ में नहीं आते हो या आपका ज़्यादा टीडीएस जमा हो गया है तो आप वहाँ से रिफ़ंड क्लेम कर सकते हो। आप अपने लोन से कोई लॉसेज होते हैं, लॉसेज को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर आप आईटीआर रिटर्न फाइल करते हो तभी वो कैरी फॉरवर्ड करके अगले साल के मुनाफे के साथ आप एडजस्ट कर सकते हो उसको। इसके अलावा भी कई फ़ायदे हैं। आप अपने खर्चों को आईटीआर में छूट में फ़ायदा ले सकते हो। जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए हम लोग ट्यूशन स्कूल फीस वगैरह देते हैं, वो भी आप इसमें क्लेम कर सकते हो डिडक्शन में। एलआईसी पॉलिसीज़ की आपके जो होते हैं प्रीमियम्स होते हैं उनको आप डिडक्शन में आप क्लेम कर सकते हो। इस तरह के कई सारे फ़ायदे हैं जिसकी वजह से हमें आईटीआर फाइल करना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम जो गवर्नमेंट्स के रूल्स हैं उसके अलावा। अब अगर किसी की टैक्सेबल इनकम जीरो है, क्या उसको भी आईटीआर फाइल करना जरूरी है सुशील? बिल्कुल, मैं कहूँगा उनको भी आईटीआर रिटर्न फाइल करनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमें कहीं लोन लेने के लिए या कहीं बाहर जाने के लिए भी आईटीआर्स के हमें 3-4 साल के रिकॉर्ड्स चाहिए होते हैं। तो उस जगह पे हमारे को जीरो रिटर्न वाली आईटीआर्स की भी काम आती है। सो आपको अपनी रिटर्न्स को सदा डिस्क्लोज करके चलना चाहिए सो डेट कि आगे फ्यूचर में आपको वो चीज़ें काम आएँ। ऑलराइट, तो आईटीआर भरना किन्हें चाहिए, क्यों ज़रूरी है और किन कंडीशंस में आईटीआर आपको रिटर्न जो फाइल करना चाहिए, ये सुशील आपने बताया। लेकिन काफ़ी कंफ्यूजन रहता है लोगों में, फाइनेंशियल ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बताइए कि आखिरकार ये दोनों अलग कैसे हैं एक दूसरे से। ये बहुत ही सिंपल है। फाइनेंशियल ईयर्स आपके वो होते हैं जिस ईयर में आपने कमाई की है, जैसे, और असेसमेंट ईयर जिसे हम कहते हैं कि एसेस करना। एक बार आपने कमाई कर ली, उसको फिर आपको एसेस करना है कि आपकी कमाई कितनी हुई है और आपकी कितनी रिटर्न्स का टैक्सेबल इनकम बनती है। तो आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। असेसमेंट का मतलब आप उसके मीनिंग में जाइए। एसेस करना, एसेस आप तभी कर पाओगे जब आपने काम कर चुके हो। तो आपने पिछले साल इनकम कर चुके हैं, अब आपको एसेस करना है इस साल। ऑलराइट, तो फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में कंफ्यूजन तो दूर हो गया। लेकिन अब किसी ने अगर आईटीआर फाइल किया है नहीं, 31 जुलाई तो आखिरी तारीख है जी, तब तक फाइल नहीं किया तो क्या नुकसान होगा? हाँ, 31 जुलाई अगर आपने नहीं फाइल किया तो इसमें आप आगे बिलेटेड रिटर्न्स भी फाइल कर सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं करते हो तो आपकी नोटिस आ सकती है आयकर विभाग से आपको रिटर्न फाइल करने के लिए। खासकर जब अगर आपके कहीं से टीडीएस हुआ है तो आपको डेफिनेटली फाइल करनी चाहिए। इसके अलावा 5,000 रुपये तक की आपका पेनल्टी भी लग सकती है रिटर्न नहीं फाइल करने की वजह से। ऑलराइट, तो ऐसा मत कीजिए, आईटीआर रिटर्न फाइल करना बेहद ज़रूरी है। और सुशील बार बार ये भी बता रहे हैं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई खुद बैठ गए आईटीआर फाइल करने के लिए, किन किन बातों का ध्यान देना इसमें ज़रूरी होता है? क्योंकि कई लोग तो दूसरों से या सीएज है उनसे भरवाते हैं, लेकिन अगर किसी ने डिसाइड किया मैं खुद अपना आईटीआर रिटर्न फाइल करूंगी तो उसका फ़ायदा क्या है और किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है? वेल, आईटीआर रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं। हमारे इनकम टैक्स विभाग ने बहुत अच्छी अपनी साइट बना रखी है, बहुत सिंपल है, आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आपके आईटीआर्स में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सिंपल सैलरीड है आपकी या एक या दो सोर्सेज से इनकम है,
तो ITR फाइल करने के लिए आपको सिंपल इनके वेबसाइट पे जाना है, जो कि आपको इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in है। आप अगर ये याद ना रख पाएँ तो आप गूगल पे इनकम टैक्स करोगे ई-फाइलिंग तो भी, रिटर्न फाइलिंग तो भी आपको वो चीज़ मिल जाएगी। आप उससे जाइए, वहाँ पे आपको लॉगिन ID एंड पासवर्ड पूछा जाएगा। आपका जो पैन नंबर होता है वही आपका ID होता है, और पासवर्ड आपने जो बना रखा है वो पासवर्ड होता है। सिंपल आप अपने उसमें इंटर कीजिए। अपने फाइल करने से पहले आप 26AS ज़रूर देख लीजिए कि आपका कहाँ कहाँ टैक्स डिडक्ट हुआ है। देन आप अपना फॉर्म चूज़ कीजिए, जिसके लिए आप हर इनकम सोर्सेज के लिए अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, वो आप इसमें से अपने निर्धारित जो चूज़ कीजिए और फिर आप फॉर्म फिल कीजिए। हाँ, अलग अलग फॉर्म्स जो चूज़ करने हैं उसके बारे में थोड़ा एलैबोरेटली आपसे जानना चाहेंगे कि कितने फॉर्म्स होते हैं, कितने टाइप के, और किसके लिए कौन सा ITR फॉर्म ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई अलग नौकरी से है, हर किसी की एज ग्रुप अलग है, इनकम का जरिया अलग है। किन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अलग अलग फॉर्म्स होते हैं ITR फाइल करने के लिए? ITR के लिए कोई एज ग्रुप में कोई इसे डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया है इनकम टैक्स की ओर से। सिर्फ आपका ये सोर्सेज ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंड करके किया है। जैसे कि आप जानते हो आपके 4-5 सोर्सेज हैं इनकम टैक्स, आपके इनकम के सोर्सेज। सैलरीड इनकम होती है आपकी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती है, कैपिटल गेन होते हैं, और उसके अलावा आपको अदर सोर्सेज से इनकम आती है। तो आप इस तरह के जैसे अगर आप सैलरीड इनकम हो और आपकी सिर्फ एक घर से ही इनकम रेंटल इनकम आ रही है तो आप ITR 1 चूज़ कीजिए उसमें से। अगर आपकी सैलरीड इनकम के अलावा 2 या 3 मकानों से किराया आ रहा है आपको और कैपिटल गेन भी है आपका, तो आप ITR 2 फाइल कीजिए। आप अगर किसी पार्टनरशिप फॉर्म में हो या अपना बिजनेस करते हो तो आपको ITR 3 और 4 को चूज़ करना होता है। तो इस तरीके से डिफरेंट सेगमेंट के लिए अलग अलग ITRs बनाई हुई है, जो कि आपको ITR चूज़ करने से पहले एक बार और चेक कर लीजिए अगर आपको याद ना रहे तो। ऑलराइट, इस पर थोड़ा और डिस्कशन ज़रूर करेंगे सुशील, लेकिन ऑनलाइन ITR भरना, वैसे लोग इसमें हिचकते ज़रूर हैं, लेकिन कहते हैं कि बहुत आराम की बात है क्योंकि घर बैठे आप आराम से ITR फाइल कर सकते हैं। कैसे किया जाए, इसका प्रोसीजर क्या है, यही बता रही है मेरी सहयोगी पल्लवी। अब पल्लवी, दर्शक ये जानना चाहेंगे आखिरकार ITR फाइल किया जाए तो कैसे ऑनलाइन बैठ के आराम से कर सकते हैं? इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई। जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही है, लोगों की परेशानी बढ़ रही है कि आखिरकार ITR कैसे फाइल किया जाए, कैसे अपना रिटर्न भरा जाए। तो ऑनलाइन तरीका बिल्कुल इजी है, बेहद आसान है। हम आपको वो तरीका बताते हैं कि किस तरह से आप अपना ITR भर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि आपको वेबसाइट खोलनी है इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in। इस पर आप जाकर अपना ITR जो है वो ऑनलाइन भर सकते हैं। अगर आप नए रजिस्टर्ड यूज़र नहीं हैं, नए यूज़र हैं, तो आपको यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर कराना होगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आपको यहाँ से लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पर आपका जो यूज़र ID है वो आपका यूज़र ID रहेगा आपका पैन कार्ड। तो सबसे पहले आप अपना पैन कार्ड डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पे भर दीजिए, और आपने जो अपना पहले ही पासवर्ड बनाया हुआ है उस पासवर्ड को आप भर दीजिए। यहाँ पर पेज खुल चुका है। लॉगिन करने के बाद आप ई-फाइल में जाइए और प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन ITR पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप अपना ITR फॉर्म सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले आपका पैन नंबर लिखा आ रहा है, उसके बाद ITR फॉर्म नेम जो है आपका ITR 1 रहेगा। असेसमेंट ईयर जो है यहाँ पर देखना होगा 2016-17। 2016-17 आपका असेसमेंट ईयर है, जबकि ITR जो आपने भरा है वो आपका इनकम टैक्स रिटर्न चाहे पिछले फाइनेंशियल ईयर का था, लेकिन आपका असेसमेंट ईयर 2016-17 ही रहेगा। यहाँ पे आप अपना एड्रेस सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन से एड्रेस जो है ये सिलेक्ट करना है, जो आपके पैन के डेटाबेस में है या फिर जो आपने प्रीवियसली पहले अपना रिटर्न फाइल किया था, तो आप वो एड्रेस सिलेक्ट कर लीजिए। या कोई नया एड्रेस है तो वो भी भर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों के पास अभी डिजिटली सिग्नेचर्स नहीं होते हैं, तो ऑप्शन नो कर दीजिए। अगर आपका डिजिटल सिग्नेचर बना हुआ है तो आप उसे ऑप्शन येस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर आप सारी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से ज़रूर पढ़िए कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर आपको दी गई हैं। तो सबसे पहले आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख लीजिए कि आपका ठीक भरा हुआ है या नहीं। आपका नाम, आपका पैन नंबर और इसके अलावा आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह यहाँ पर होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक बार चेक करनी है। टैक्स रिफंडेबल यहाँ पे आपको सिलेक्ट नहीं करना है, वो अपने आप आपके पास जब आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा लिखा हुआ। इसके अलावा आपको एम्प्लॉयड कैटेगरी भी सिलेक्ट करनी है कि आप कहाँ काम करते हैं। तो
यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें अदर्स में जाकर सिलेक्ट करना होगा, या अगर बिजनेस भी करते हैं तो आपको भी अदर्स में सिलेक्ट करना होगा। इनकम टैक्स वार्ड अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आपको अपना सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो भरना होगा, और इसी की वेबसाइट की आपको मेन पेज पे जो है जाकर आपको मिलेगा कि आपका इनकम टैक्स वार्ड जो है वो क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर आपको जाना है नो योर ज्यूरिडिक्शनल AO में। यहाँ पर आप अपना पैन नंबर एक बार फिर से भरिए, और ये पैन नंबर भरने के साथ ही आप अपनी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है यानी कि ज्यूरिडिक्शनल असेसिंग AO है वो आप जान सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन भी बेहद ज़रूरी है आपके ITR के लिए, इसके बिना नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपका लिखा आ रहा है वार्ड 72-3 दिल्ली, और जब आपने अपनी इन्फॉर्मेशन पूरी भर ली है तो यहाँ पर सेव ड्राफ्ट करना ना भूलें। सेव करते जाइए अपनी जो भी आप इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं। अब इसके बाद अपनी इनकम टैक्स की जितनी भी डिटेल्स हैं उसको ज़रूर एक बार यहाँ पर भर लीजिएगा। आपको ये डिटेल्स भरनी बेहद आसान है, आपके लिए ये सब बहुत आसान है, क्योंकि आपके पास आपका फॉर्म 16 मौजूद है। उस फॉर्म 16 में बिल्कुल आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है कि आपकी ग्रॉस इनकम कितनी है, वह आपके फॉर्म 16 में दी हुई है। 80C के अंदर अगर आपने कोई सेविंग की है तो वो भी जो है उसके अंदर दी हुई है। ये सब आपको चेक करना है, और आपको बार बार बता रहे हैं सेव ड्राफ्ट करते जाइएगा, क्योंकि आपका लॉगिन अगर एक्सपायर हो जाएगा तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो लॉस्ट हो जाएगी, वो चली जाएगी, इसलिए साथ साथ इसको सेव करते जाइएगा। इसके बाद आप टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन में आपने कितना टैक्स अब तक चुका दिया है वो इसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। फॉर्म 16 के साथ अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन को आप मैच कर लीजिए, और ये सब करने के बाद जब आप सेव करते जाएंगे एक एक करके इन्फॉर्मेशन, जब आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा तो ये आपको सबमिट कर देना है। आपको बता दें कि ये सबमिट करने के बाद आपके पास आपके ईमेल ID पे एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप आएगा, जिस स्लिप के ज़रिए जो है आपको पता लग जाएगा कि जो आपने अपना ITR भरा है वो बिल्कुल ठीक तरीके से जो है भरा जा चुका। ऑल राइट, थैंक यू सो मच पल्लवी, बहुत ही आसान तरीके से बताने के लिए कि आप ऑनलाइन ITR कैसे भर सकते हैं। बाकी सुशील, आपने कहा था कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको बहुत आराम से भरा जा सकता है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने है, सारे डिटेल में बॉक्सेस हैं जिनको आपको बस फिल करना है। लेकिन कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं सुशील जब आप ऑनलाइन ITR भरते हैं? हाँ, ऑनलाइन ITR भरते वक्त बड़ा आप कूल होके फील कीजिए, और जैसे पल्लवी ने बोला कि सेव करते रहिए ड्राफ्ट को। मैं आपको कहूँगा अपनी इन्फॉर्मेशन सारी अपने पास पहले जुटा लीजिए एक साथ, एंड देन आप फिर बैठिए। जो कि ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन हैं, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह, या आपकी बैंक डिटेल्स आपको बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में जितने भी आपके बैंक अकाउंट्स हैं उनका डिटेल आपके पास होना चाहिए, बैंक अकाउंट के नंबर के साथ IFSC कोड्स वगैरह सारी होनी चाहिए आपके पास। और उसके अलावा जो आपकी इनकम्स के हैं वो इनकम की डिटेल आपके फॉर्म 16 है, आपकी बैंक पासबुक से इंटरेस्ट इनकम्स आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप इकट्ठा करके फिर आप बैठिए, बहुत आसान होगा आपके लिए। सुशील, कई बार फॉर्म 16 आपने कहा साथ में रख के बैठिए, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उसमें। कई बार दोनों के अमाउंट में डिफरेंस आता है, उसमें टैक्स अलग आ रहा होता है और इसमें अलग अगर अमाउंट आता है, उसको डिफरेंशिएट कैसे करें और कैसे समझें इन दोनों फॉर्म्स को? वेल, अगर फॉर्म 16 से डिफरेंशिएट आपको तभी आएगा जब आपने इनकम चेंज की होगी। इनकम आप कई बार क्या होता है हमारे हमने सैलरी के इनकम में हम ज़्यादा बताते नहीं हैं उनको कि हमारे सेविंग बैंक अकाउंट से या हमारी कोई FD से, कोई RD से हमारे को कोई इनकम आ रही है, वो हम डिस्क्लोज़ नहीं करते अपने ऑफिस में। तो ऑफिस उसी हिसाब से टैक्स डिडक्ट करते हैं और इनकम कैलकुलेट करती है, आपकी टैक्सेशन निकालती है। बट अगर आप उसमें अपनी इनकम और अदर इनकम ऐड कर दोगे वो डेफिनेटली चेंज आएंगे, तो आपको उसी हिसाब से कैलकुलेट करना चाहिए जो एडिशनल इनकम इंटरेस्ट आपको ऐड करने के बाद टैक्सेशन जो बनता है आपका। अब ऑनलाइन ITR फाइल कर दिया, उसको भेज दिया, उसके बाद का प्रोसीजर क्या होता है? जैसे एक्नॉलेजमेंट रिसीट आ जाती है, बिल्कुल आपके मेल पे आ जाती है। फॉलो करने की जरूरत है, कैसे भेजना होगा उसे? आपका मेल पे आ जाती है और आपको उसके बाद ये बेंगलुरु भेजना होता है इनकम टैक्स ऑफिस में, और बहुत सिंपल, आप नॉर्मल पोस्ट से भेजिए आप उसको, या स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। कोरियर मत कीजिए, नॉर्मल पोस्ट से ही आपको भेजना होता है। विदिन 120 डेज आपको वहाँ पे सेंड करना होता है ये फाइलिंग के। और उसका कोई एक टाइम पीरियड होता है कि आपके पास एक्नॉलेजमेंट स्लिप आए? कई बार उसमें क्या देरी भी हो जाती है, क्योंकि कई लोग घबरा जाते हैं कि हमने तो ITR अच्छे से फाइल कर दिया लेकिन हमारे पास एक्नॉलेजमेंट स्लिप ही नहीं आई। नहीं, ऐसा नहीं होता ये, क्योंकि ऑनलाइन है। आप जैसे ही सबमिट करते हो आपको ऑटोमेटिकली कंप्यूटर जनरेटेड है, ये स्लिप आपको आ जाती है, आपकी मेल ID पे आ जाती है। आप उसी टाइम पे भी डाउनलोड कर सकते हो अपने उसमें से, एंड देन आप आराम से उसको चेक करके भेज सकते हो। और क्या उसका एक टाइम पीरियड है भेजने का कि मैंने फिल तो कर लिया है लेकिन सबमिट करने का कोई टाइम पीरियड होता है? बिल्कुल 120 डेज के अंदर आपको इसको सबमिट करना होता है सिग्नेचर करके अपने,
और अगर आपके डिजिटल सिग्नेचर है तो ये आपको भेजने की ज़रूरत भी नहीं होती है। अगर वो अपडेटेड है डिजिटल सिग्नेचर आयकर विभाग में तो आपको इसको बेंगलुरु भेजने की ज़रूरत नहीं है। डिजिटल सिग्नेचर अगर है तो वो उसका प्रोसीजर क्या डिफरेंट होता है? जो बैंक है उसके साथ कनेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि कई लोगों के शायद डिजिटल सिग्नेचर ना भी हो, तो वो कैसे इसको समझे? कैसे? ज़्यादातर लोगों के पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं है अभी, इसीलिए उन लोगों को उसका प्रिंट आउट लेना होता है और साइन करके मैन्युअली साइन करके आपको पोस्ट करना होता है। अदरवाइज डिजिटल सिग्नेचर होता है तो आपको वहाँ पे ऑप्शन चूज करना होता है कि आप डिजिटल सिग्नेचर चूज कर रहे हो, फिर आपको कोई सबमिट सेंड करने की ज़रूरत नहीं है कोरियर करने की इसको। सुशील, ITR फाइल जब कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली इतने सारे फिगर्स हमें भरने पड़ते हैं, इतने सारे फैक्ट्स हमें भरने पड़ते हैं, गलतियां तो हो जाती है। क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी ने ITR भरा, सबमिट भी कर दिया, लेकिन कुछ गलती हो गई, उसका पता कैसे चले? गलती का आपको उस टाइम पे तो मेरे ख्याल से पता नहीं लगता है, क्योंकि उस टाइम तो आपने बेस्ट ऑफ अपने नॉलेज से करते हो, लेकिन बाद में कुछ इनकम अगर छूट गई है, आपने उसमें डालना है, कोई डिडक्शन क्लेम करना आपका रह गया है, तो आप रिवाइज रिटर्न भी फाइल कर सकते हो। वहाँ पे रिवाइज रिटर्न का ऑप्शन होता है। जब आप ITR फाइल करते हो तो वहाँ पे पूछा जाता है कि ये ओरिजिनल रिटर्न है या रिवाइज रिटर्न है। जब आप नेक्स्ट टाइम करते हो तो आपको रिवाइज रिटर्न के उस पर क्लिक करके आगे आपको प्रोसेस करना होता है। और पहली बार जो ऑनलाइन ITR फाइल कर रहे हैं उनको किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है? क्योंकि अगर कोई नॉलेजेबल पर्सन है उसके साथ में बैठ के आपने किया है, डेफिनेटली हेल्प तो लेनी ज़रूरी है, लेकिन खुद बैठ के अब आपको ITR फाइल करना है, बिल्कुल शुरुआत कैसे करें और कौन से पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखें? सावधानियां क्या पड़ते हैं? ITR फाइल करने के पहले जैसे मैंने कहा आपकी सारी चीज़ें इकट्ठे करें, क्योंकि ज़्यादातर जो नोटिस आ जाते हैं या कुछ एरर रह जाती है उनमें कुछ बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे हम इंटरेस्ट इनकम को कभी इंक्लूड नहीं करते अपनी इनकम में, हम फॉर्म 16 लेते हैं और अपनी फिल कर देते हैं, लेकिन वो कुछ इंटरेस्ट इनकम्स होती हैं RD की FD की, वो आपको ऐड करना ज़रूरी है। कई लोगों का ये मानना सोचते हैं कि वो इंटरेस्ट पर टैक्स नहीं लगता है। अंडर सेक्शन 80 TTA में आपको 10,000 रुपये तक सेविंग बैंक अकाउंट का डिडक्शन मिलता है आपको, ना कि फिक्स FD का ना और RD का। तो ये गलती ना करें। और इसके अलावा जो गलतियां होती हैं, अगर आपने जॉब स्विच किया हो तो पहले वाले जो एम्प्लॉयर है वहाँ की इनकम को आप सेकंड एम्प्लॉयर को डिस्क्लोज़ नहीं करते हो और फिर आप डबल डिडक्शन क्लेम कर लेते हो, तो वहाँ पे आपकी पेनल्टी तैयार हो जाती है लेट पेमेंट की, अगर आपने टाइमली ये चीज़ कवर नहीं की तो। इसी तरीके से आगे चीज़ें हैं, कुछ बातें जैसे अगर आपने घर ख़रीदा है कोई तो आपको टैक्स डिडक्ट करना चाहिए। आपको 1% टैक्स डिडक्ट करना होता है घर अगर ख़रीदा हो और उसकी वैल्यू 50 लाख से ऊपर हो, तो वो आपको ध्यान रखने की बातें हैं। इसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं, आपकी कई जगह पॉलिसीज़ वगैरह का है, आपने अगर वो बंद कर दी हो इन बिटवीन 3 साल से पहले अगर आपने पॉलिसी बंद कर दी है तो भी आपको वो वापस आपकी वो इनकम ऐड करनी पड़ेगी आपकी जो आपने डिडक्शन क्लेम किया था। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना होता है।